नमस्कार, स्वागत है आपका जन गण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब आप ये देखिए कि ईरान युद्ध एक ऐसी चरम सीमा पर पहुंच गया है जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गालियों का सहारा लेना पड़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन नहीं। अब इतना झल्ला चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, इतना आपे से बाहर हो चुके हैं कि अब वो गालियों का सहारा ले रहे हैं। मैं डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्रूथ सोशल पर जो ट्वीट आया है उसको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि वो अपने आप में शायद ही इस भाषा का इस्तेमाल कभी किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने शायद ही किया हो, चाहे वो वियतनाम वॉर हो, चाहे फिर जितनी भी लड़ाइयाँ अमेरिका ने देखी या जिसमें शामिल हुआ, उसमें इस तरीके की भाषा शायद ही अमेरिका ने कभी इस्तेमाल किया हो। ये देखिए ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिखा है, आपकी स्क्रीन पर आएगा। ट्यूसडे विल बी द पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे, ऑल रैप्ड इन वन इन ईरान। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मंगलवार का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन जितने उनके बिजली संयंत्र हैं उन पर और पुलों पर एक बड़ा हमला ईरान पर होगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। देयर विल बी नथिंग लाइक इट, यानी कि अभी तक का ऐसा हमला कभी नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ऐसा ही कुछ हमला मंगलवार को होगा। और उसके बाद इनकी भाषा देखिए, ओपन द फकिंग स्ट्रेट यू क्रेजी बास्टर्ड्स और यू विल बी लिविंग इन हेल। इसे पढ़ने में भी थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इसमें गाली है, ये एक्सप्लेटिव्स हैं जो इसका इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। एक सिविल भाषा नहीं है, कोई भी सभ्य आदमी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब आपे से इतना बाहर हो चुके हैं और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही ये चीजें, तो अब उन्होंने ईरान को सोशल मीडिया पर गाली बकना शुरू कर दिया है। मैं इसको फिर से रिपीट कर रही हूं, दो इट्स नॉट अ वर्ड विच इज टू बी यूज्ड, लेकिन अब क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसको इस्तेमाल किया है, तो अगर मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगी तो आप नहीं समझ पाएंगे कि ये कितना संगीन और कितना एक ऐसा गंभीर विषय अब आ गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को ऐसी गाली वाली भाषा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वो लिखते हैं, ओपन द फकिंग स्ट्रेट यू क्रेजी बास्टर्ड्स और यू विल बी लिविंग इन हेल। यानी कि अगर आपने हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला तो आप नर्क में जाएंगे। जस्ट वॉच, प्रेज बी टू अल्लाह, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि वो अल्लाह को भी याद कर रहे हैं, ईरान को गाली भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ओपन द फकिंग स्ट्रेट यू क्रेजी बास्टर्ड्स। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ये 5:33 का ट्वीट है और अभी 4 तारीख का ही ये ट्वीट है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज को लिखा है, पूरा सोशल मीडिया डोनाल्ड ट्रंप की धमकी नहीं बल्कि उनकी गाली की बात कर रहा है। और यहां पर एक या दो नहीं बल्कि कितनी गालियों का जिक्र यहां पर हो रहा है, आप इससे सोच सकते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ईरान की जो एम्बेसी है थाईलैंड में, उसने भी उस भाषा पर अपना एक वक्तव्य दिया है। जजिंग बाय हाउ पोटस स्वेयर्स लाइक अ टीनेजर, इट सीम्स द यूएस हैज रीच्ड द स्टोन एज सूनर देन एक्सपेक्टेड। इस तरीके का एक ट्वीट आया है। उसी तरीके से आपको एक और ट्वीट मैं बताना चाहूंगी, और उस ट्वीट में और वो भी ट्वीट 1 मिनट ओपन हो रहा है, मैं उसको पढ़ रही हूँ। ये देखिए, एम्बेसी ऑफ ईरान इन बल्गेरिया, इरानियन एम्बेसी जो अलग अलग जगह हैं, वो किस तरह से रिएक्ट कर रही हैं। टेक इट इजी टाइगर, कीप योर कूल, यानी कि अब ठंड रखो टाइगर। इस तरीके से जो एम्बेसी ऑफ ईरान इन बल्गेरिया है, उन्होंने इस चीज को लिखा है। उसी तरीके से हर जगह की इरानियन एम्बेसी इस समय रिएक्ट कर रही है। अब कई लोग इसको लेकर लिख रहे हैं। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि ओमान और ईरान, दे आर डिस्कसिंग प्रपोजल्स ऑन हॉर्मूज, हाउ टू मैन इट एंड टोल इट। ये भी एक खबर है। लेकिन आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं जो कि दीपक शर्मा का ट्वीट है, जो हमारे देश के ही जाने माने यूट्यूबर हैं। उन्होंने देखिए क्या लिखा है। दीपक शर्मा का ट्वीट है, ये कैसी भाषा है राष्ट्रपति की, ट्रंप तो गाली गलौज पर उतर आए हैं, ही सीम्स टू हैव लॉस्ट द प्लॉट। और जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है उसको लेकर, इस चीज को लेकर चर्चा हो रही है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो लाइन का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि ट्यूसडे विल बी द ब्रिज कोलैप्स डे, द पावर ग्रिड डे, ऑल रैप्ड इन वन, यू फकिंग बास्टर्ड्स लीव द स्ट्रेट
इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्या आपको लगता है कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया होगा? और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आखिर डोनाल्ड ट्रंप? राष्ट्रपति तो छोड़िए, मेरे ख्याल से कोई साधारण आदमी भी जो गुस्से में रहता है, सड़क पर आप किसी के साथ झगड़ा भी हो जाए, तब भी आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। गलती से मुंह से निकल भी जाए तो आपको बुरा लगता है, लिखना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस चीज को लिखित रूप में दुनिया को बताया है। इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से वो विक्षिप्त हो चुके हैं, और ये विक्षिप्त ईरान ने बहुत समझदारी से उनको किया है। मेरे ख्याल से जनगण मन के दर्शक अगर पिछले 35 दिन से इस चैनल को देख रहे हैं तो हम जान रहे हैं कि ट्रम्प साहब के लिए भले ये ऊपर से देखने के लिए ये तेल का खेल हो, लेकिन असल में ट्रम्प साहब एक ऐसी सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका मानना है कि मेरे पास अगर पैसा है और मेरे पास अगर सत्ता है, मेरे पास ताकत है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, मैं किसी को भी डंडे से पीट सकता हूँ। और एक ईरान अपने आप में 2500 साल पुरानी सभ्यता है। ईरान को कोई भी धर्म से नहीं, सभ्यता का मतलब धर्म नहीं होता। धर्म तो ईरान जिस धर्म को आज मानता है वो तो 1500 साल से मान रहा है, लेकिन ईरान की सभ्यता 5-6 हजार साल पुरानी है। तो सभ्यताएं जो होती हैं वो जानती हैं कि किसी के गीदड़ भभकी से, किसी के तलवार भांजने से कोई सभ्यता खत्म नहीं होती। तो ईरान इनको पूरा का पूरा जो ट्रम्प साहब की विचारधारा को मानते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप खास करके आप देखिए अमीरों को, बिगड़ैल लोगों को, उनकी भाषा इस तरह की होती है। उनको लगता है उनके पास पैसे हैं, उनके पास ताकत है, तो वो किसी के साथ भी बदतमीजी कर सकते हैं, किसी को भी धमकी से अपना काम करवा सकते हैं। उन सबको ईरान अपने एक सांस्कृतिक रूप से, एक सभ्यता के रूप में एक पाठ पढ़ा रहा है, एक सबक दे रहा है कि देखो आओ। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ट्रंप साहब के ट्वीट में जो गालियां हैं वो तो अपने जगह पर, लेकिन ईरान की जो अलग अलग दूतावास हैं वो उसको किस तरह से ले रहे हैं कि ठंड रखो टाइगर, इतना काहे गर्म हो रहे हो। इसका मतलब यह है कि ईरान ने इस खेल को पूरा का पूरा अच्छे से समझ लिया है। इस चेस बोर्ड के खेल को जो आप समझ रहे हैं, इसको है तो ऊपर से ये युद्ध, लेकिन ईरान इसको युद्ध के रूप में नहीं देख रहा है, इसको एक चाल के रूप में देख रहा है, एक शतरंज की चाल के रूप में देख रहा है। ये हर मूव को ईरान ने देखा हुआ है कि क्या क्या करेगा। तो ईरान, क्योंकि सबसे मूल रूप से ईरान जानता है कि कोई भी युद्ध होगा तो उसमें दर्द होगा, और दर्द होना स्वाभाविक है। युद्ध में दर्द होता ही, ये पीड़ा होती ही है, और दर्द के आगे ही जीत है। युद्ध में जीतने वाला वो नहीं होता जो अंतिम बम मारता है, युद्ध में जीतने वाला वो होता है जो अंत में खड़ा रहता है, जो कि कितना भी मार सके, जो अंत में खड़ा रहता है वो जीतता है युद्ध में। तो ईरान समझ गया है कि युद्ध में दर्द होगा और दर्द के आगे जीत है, और वो दर्द सहने के लिए पूरी की पूरी सभ्यता तैयार है। दूसरी तरफ अमेरिका के पास तकनीक तो है, पर दर्द सहने की उतनी क्षमता नहीं है। आज ही हमने देखा कि एक पायलट को बचाने के लिए उन्होंने चार चार अपने हवाई जहाज गंवा दिए। तो दर्द सहने की क्षमता अमेरिका के पास उतनी नहीं है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के आधार पर खेल खेलती है, वो खुद शारीरिक रूप से युद्ध नहीं लड़ती। तो मेरे ख्याल से ये हुआ ये है कि ये सब के चलते ट्रम्प साहब पूरे के पूरे तरह से झल्ला भी गए हैं, विक्षिप्त भी हो गए हैं। और सबसे आश्चर्यजनक और गलत बात उन्होंने की ये विक्षिप्तता में, कि एक ही ट्वीट में उन्होंने अल्लाह के नाम के साथ माँ की गाली भी दे दी। अब ये शिया मुसलमान इस चीज को कैसे लेंगे? आप एक ही ट्वीट में माँ की गाली भी दीजिए और अल्लाह अकबर का भी नाम लीजिए, तो ये शिया मुसलमान सामान्य रूप से, मेरे ख्याल से तो सांस्कृतिक रूप से बहुत आपत्ति लेंगे। क्योंकि जो शिया शिया एक मुसलमानों में ऐसी ऐसी एक क्या कहते हैं, संप्रदाय है जो कि शहादत को तो भी वीर गति मानते हैं। हम लोग देखते हैं साल में एक बार जब वो उनका तजिया निकलता है तो वो लोग खुद को बहुत जोर जोर से पीटते हैं, उनके लहूलुहान होते हैं, फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो जिस शिया के विचारधारा में शहादत को वीरगति कहा जाता है, उनको ये ट्रम्प साहब क्या धमकी देंगे कि मैं तुमको पाषाण युग में भेज दूंगा। तो वो तो ईरान कह रहा है कि आओ ना, पाषाण युग क्या है हम तुमको दिखाते हैं। तो पाषाण युग असल में हुआ यह है कि ईरान ने ना इस युद्ध का बुरा से बुरा नतीजा क्या होगा उसका आकलन कर लिया है। बुरा से बुरा नतीजा ये होगा कि ट्रम्प साहब इसराइल के दबाव में आके कोई ना कोई छोटा मोटा कोई परमाणु बम का विस्फोट कर देंगे, कर सकते हैं, इससे बुरा तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही परमाणु विस्फोट को करने का काम करेंगे, ईरान इतना बड़ा है कि पूरा ईरान तो खराब होगा नहीं, कुछ लोग, हाँ बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन एक बार परमाणु विस्फोट होते ही पूरी दुनिया में बाकी भी जो परमाणु विस्फोट, परमाणु बम वाले केवल अमेरिका है क्या? रशिया के पास भी परमाणु बम है, उसके बाद नॉर्थ कोरिया के पास भी है, भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, चीन के पास भी है, रशिया के पास भी है, फ्रांस के पास भी है, इंग्लैंड के पास भी है। तो ऐसे पागल आदमी अगर ट्रम्प करने लगेगा तो अगला नंबर तो भारत को लगेगा कि भैया कल को तुम कहोगे कि तुम्हारे अंदर में मैं घुस के बम मारूंगा। तो ईरान जानता है कि ट्रम्प साहब को बुरा से बुरा ट्रम्प साहब ये कर सकते हैं कि एक परमाणु विस्फोट, दूसरा परमाणु विस्फोट करने से होता यह है
कि बम जब गिरता है उससे तो उतने ज्यादा लोग हताहत होते हैं या नहीं, लेकिन उसके कारण जो विकिरण फैलता है, जो रेडियो एक्टिविटी फैलती है, तो पर्शियन गल्फ में अगर ये करेंगे तो पर्शियन गल्फ का पूरा पानी जो है वो जहरीला हो जाएगा, और पूरा का पूरा ईरान को छोड़ के पर्शियन गल्फ में जितने भी देश हैं, चाहे वो इराक हो, चाहे कुवैत हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे ओमन हो, ओमन नहीं, और चाहे आपका क्या कहते हैं बहरीन हो, चाहे कतर हो, इन सारे देशों के पास क्योंकि बरसात नहीं होती, वहां पे नदियां नहीं है, पीने के पानी के लिए ये समुद्र के पानी को ही साफ करके पीते हैं। तो अगर परमाणु बम ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका परमाणु बम भी ईरान पर मारता है, तो उसके कारण जो पानी जहरीला होगा, तो उससे ज्यादा उससे उसके कारण तो करोड़ों लोग इन्हीं के टीम के मारे जाएंगे, जीसीसी के देश है, सऊदी अरब के लोग, क्योंकि ये सऊदी अरब का पानी। तो ईरान इस खेल को जानता है, और इसने इसीलिए इस चीज को पकड़ लिया है हॉर्मूज में जाके। और हॉर्मूज को जाके लोगों को ये गलतफहमी न रहे कि ईरान ने हॉर्मूज रोका हुआ है, और हॉर्मूज को ईरान ने बंद नहीं किया है। हॉर्मूज नाम के चक्रव्यूह में लाके उन्होंने ट्रंप साहब को फंसा दिया है। ट्रंप लेकिन साहब को सिद्धार्थ, लेकिन आज कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रम्प के झल्लाने का एक कारण है, और वो ये है कि एक छोटा सा पोर्शन में पढ़ रही हूँ कि पश्चिम एशिया में जारी भीषण युद्ध के बीच ईरान ने रविवार को दावा किया है कि उसने देश के मध्य भाग में स्थित इस्फहान के दक्षिणी क्षेत्र में दो अमेरिकी C-130 सपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी कि मालवाहक विमान को मार गिराया है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए साझा हमले के बाद भी पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में झुलस रहा है। अमेरिका का F-15 भी शुक्रवार को ईरान का निशाना बना था। उसके दोनों पायलट किसी तरह बच निकले, लेकिन ईरान में फंस गए। एक क्रू मेंबर को अमेरिका ने पहले बचा लिया था, लेकिन दूसरे क्रू मेंबर को शनिवार को बचाया गया। और इसके तो ये जो अमेरिकी C-130 सपोर्ट एयरक्राफ्ट, दो सपोर्ट एयरक्राफ्ट, क्या इनके मारे गए हैं या इस तरीके के विमान गिराए गए हैं, क्या वो अब झल्लाहट का कारण है डोनाल्ड ट्रंप को, कि अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं? उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भाई हमारे एयरक्राफ्ट कैसे मार गिरा रहा है ईरान। देखिए, 35 दिन से ट्रंप साहब को रोज ही ईरान किसी न किसी रूप से परेशान कर रहा है। ये शुरुआत में इन्होंने समझा था कि जिस तरह से वेनेजुएला में ये घुसे थे और वेनेजुएला में 3 घंटे में वेनेजुएला का पूरा तेल ले लिया था, उसी तरह ईरान में 3 घंटे नहीं तो 3 दिन में खेल खत्म कर देंगे। लेकिन ईरान और वेनेजुएला में बहुत अंतर है। वेनेजुएला एक छोटा सा देश है, अमेरिका के बगल में है। ईरान इतना बड़ा देश है कि 9 करोड़ लोगों की आबादी है, अच्छा खासा, हमें सऊदी अरब वगैरह से बड़ा देश है। तो इतने बड़े देश को कब्जा करना इतना आसान नहीं था। इनको कोई गलतफहमी हो गई, ये चले गए। और ईरान ने क्या किया, मैंने जैसे पहले से कहा, ईरान ईरान इससे पहले भी याद कीजिएगा, इराक के साथ उसने 8 साल का युद्ध किया है। तो जिस जिस पूरी की पूरी सभ्यता को युद्ध लड़ने की आदत है ना, उसको दर्द सहने की क्षमता भी ज्यादा हो जाती है। उनके पास दर्द सहने की क्षमता थी। उनको पता था कि अमेरिका की मिलिट्री हमसे बड़ी है, वो आज बमबारी तो खूब करेगा हमारे ऊपर। उन्होंने सहने की तैयारी कर ली। और उन्होंने क्या किया, हॉर्मूज को जाके, हॉर्मूज को उन्होंने बंद नहीं किया, हॉर्मूज को इस तरह से कंट्रोल कर लिया कि वो जब चाहिए हॉर्मूज को खोलते हैं और जब चाहिए हॉर्मूज को बंद कर देते हैं। अब इसके कारण क्या हुआ, बीच में इन्होंने, ईरान ने यहां तक कि पीठ पीछे ये ट्रंप साहब से बात करके हॉर्मूज से 20 जहाज भी उन्होंने निकाल दिए। अब ट्रंप साहब एक दिन ओपनली बोल दिए थे कि ईरान ने तो हॉर्मूज से जहाज निकालना शुरू कर दिया है। ईरान हैज गिवन मी ए गिफ्ट ऑफ 20 बिग बोट्स ऑफ ऑयल। ये खुद ट्रंप साहब का अगर कहना है कि हॉर्मुज खुला हुआ है और ईरान मुझको गिफ्ट दे रहा है, तो आज किस मुंह से ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि हॉर्मुज बंद है, हॉर्मुज खोल दो? तुम खुद बोल रहे हो कि हॉर्मुज खुला है, तो आज कैसे बोल रहे हो कि हॉर्मुज बंद है? तो मेरे ख्याल से हुआ यह है कि ईरान इस पूरे खेल को जानता था। इस पूरे खेल के अंत तक उसने इसको, किसको, जिसको कहते हैं ना, एक फिल्म होती है नीलू जी, हम और आप लोग जब देखने जाते हैं तो हर सीन हमारे लिए नया होता है। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर को, जब वो फिल्म बना रहा होता है ना, फिल्म बनाने से पहले उसको फर्स्ट सीन से लास्ट सीन तक सब कुछ उसके दिमाग के खाके में आ जाता है। तो इस फिल्म में ईरान ने इस पूरे फिल्म का अंत तक लास्ट शॉट क्या होगा वो देख लिया है। वो लास्ट शॉट में देख लिया है कि बुरा से बुरा उसका क्या होगा, और वो बुरे से बुरे स्थिति में वो देख रहा है कि उसको हो सकता है बहुत ज्यादा बमबारी झेलनी पड़े, लेकिन वो कोई 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की तरह पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, 1971 युद्ध में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान का अस्तित्व मिटा दिया था, एक नया देश बन गया था बांग्लादेश। अस्तित्व तो ईरान समझ गया है कि मेरा अस्तित्व नहीं मिटेगा। अब जब मेरा अस्तित्व नहीं मिटेगा,
तब वो कह रहा है कि अब हम तुमको तुम्हारे साथ खेल खेलेंगे। उसने हॉर्मूज को बंद भी रखा है और खोल भी दिया है, और इस चक्कर में, घन चक्कर में ट्रंप साहब फंस गए हैं कि उनको जब लगता है कि हॉर्मूज खुला है तब ईरान बताता है कि हॉर्मूज बंद है। जब यार ट्रंप साहब कहते हैं कि हॉर्मूज बंद है, तब ईरान कहता है कि देखो खुला हुआ है। तो अब ट्रंप साहब को ये विक्षिप्तता, जो, क्योंकि ट्रंप साहब की जो भी ताकत है वो बुद्धिमानी से ताकत नहीं आई है, वो उनके पैसे की ताकत है, वो उनके पास सत्ता की ताकत है, वो उनके पास टेक्नोलॉजी की ताकत है। और ईरान ने देख लिया है कि आज से ज्यादा साल नहीं हुए थे, 6 साल पहले एक छोटा सा कोरोना वायरस आया था, वो तो बिल्कुल। बोलने भी नहीं आता था उसको, उसने दुनिया भर की सारी टेक्नोलॉजी को फेल कर नहीं, दिया। लेकिन तो जो नेचर अमेरिका के, के, 10 सेकंड में खत्म कर देता हूं। तो नेचर के सामने, प्रकृति के सामने आपकी कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, कोरोना ने बता दिया कि प्रकृति और टेक्नोलॉजी के बीच में टक्कर होता है तो प्रकृति जीतती है। तो ईरान क्या किया है, प्रकृति को अपना ढाल बना के वो बैठ गया है। मतलब हॉर्मूज जो है, हॉर्मूज अपने आप में एक प्रकृति है, हॉर्मूज तो किसी ने बनाया नहीं, भगवान का बनाया हुआ है। तो उस प्रकृति को क्योंकि ईरान लेके बैठ गया है, तो ट्रंप साहब विक्षिप्त हैं। और मेरे ख्याल से ईरान इस चीज को बहुत अच्छे से, इसको जिसे साधारण भाषा में कहें तो ट्रंप साहब के दिमाग का उसने दही बना के रख दिया है। ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं उनको खुद अब होश नहीं है, बिल्कुल। पूरी तरह से दिमाग का दही बना के रख दिया नहीं, है। बड़ा इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से जो अमेरिका के सेनेटर्स हैं वो भी रिएक्ट कर रहे हैं। मैं क्रिस मर्फी, जो कि यूएस के सेनेटर है कनेक्टिकट के, उन्होंने लिखा है, और मैं पढ़ रही हूँ उनका ट्वीट, कि इफ आई वर इन ट्रम्प्स कैबिनेट आई वुड स्पेंड ईस्टर कॉलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स अबाउट द 25th अमेंडमेंट। दिस इज कंप्लीटली अटरली अनहिंज्ड। ही इज ऑलरेडी किलिंग थाउजेंड्स, ही इज गोइंग टू किल थाउजेंड्स मोर। यानी कि अब सेनेटर्स में भी इस चीज को लेकर बड़ा रोष हो गया है। अब जिस तरीके से ये क्रिस मर्फी का ट्वीट है, ये क्या कहता है अपने आप में, सिद्धार्थ जी? मेरे ख्याल से ये कह रहा है कि अमेरिका में एक 25वां संशोधन उनके संविधान में है कि अगर वहाँ के कैबिनेट को, मेरे ख्याल से किसी भी राष्ट्रपति का जो कैबिनेट होता है, उसको अगर लगता है कि मेरे राष्ट्रपति किसी भी कारण से अपना काम करने में, अपना कर्तव्य निभाने में अब सक्षम नहीं है, तो कैबिनेट शायद 25वां संशोधन लाके एक नए राष्ट्रपति को चुन सकता है, उस राष्ट्रपति को निकाल सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी कारण से राष्ट्रपति बहुत बीमार हो गए, राष्ट्रपति कोमा में चले गए, कि वो बीमार पड़ गए, कोमा में चले गए, मतलब वो जिंदा हैं लेकिन वो निर्णय करने की क्षमता उनकी नहीं है, वो काम करने की स्थिति में नहीं है। वैसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि राष्ट्रपति जिंदा तो हैं लेकिन राष्ट्रपति काम करने लायक नहीं है। वैसी स्थिति के लिए शायद उन्होंने एक 25वां अमेंडमेंट रखा है कि वैसी स्थिति अगर राष्ट्रपति काम करने लायक नहीं रहे, अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते हैं, तो उस समय कोई कैबिनेट के अंदर से ही दूसरे को राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो अमेरिका में अब ये मांग बहुत आने लगी है, और स्वाभाविक है कि आप एक देश के राष्ट्रपति हो, आप राष्ट्रपति हो के गाली देना एक बात है, गाली आप लिख रहे हो और एक ही पत्र में, एक ही ट्वीट में आप भगवान का भी नाम ले रहे हो, अल्लाह का भी नाम ले रहे हो और माँ की गाली भी दे रहे हो। ये तो बहुत आश्चर्यजनक है। मतलब ये अपने आप में बताता है कि उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति, हाँ, पागलपन के वो दौरे में है। तो मेरे ख्याल से अमेरिका के अंदर भी अब ये चर्चा होने लगी है कि अगर ट्रंप साहब की मानसिक स्थिति वैसी नहीं है, विक्षिप्त हो गए हैं, इसका मतलब वो अपना कर्तव्य निभाने लायक नहीं है, तो वो बता रहे हैं बाकी लोगों को कि आपके पास ये विकल्प है, अपना राष्ट्रपति बदलिए। क्योंकि ये जो आप करने जाएंगे, तो ईरान ने तो इस खेल को समझ लिया है, ईरान तो अपना दर्द झेलने के लिए तैयार है। लेकिन आप जितने भी लोग इस दुनिया में, भारत समेत, भारत में भी ध्यान में रखिएगा, जब ट्रंप साहब आने वाले थे तो हमने भी अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी दिया था, बहुत लोगों ने उनके यज्ञ वगैरह किया था। तो उनके लिए भी ये सवाल है कि आप कितने दिन तक जय ट्रंप तय ट्रंप करते रहेंगे, क्योंकि ये जो ट्रंप पागलपन करने वाला है, यह जो भी ट्रंप करेगा, इसमें अब केवल ईरान को घाटा नहीं होने वाला है, ध्यान में रखिएगा, अब केवल ईरान इस पर इसका घाटा नहीं होने वाला है। परमाणु बम गिरेगा तो उसकी जो हवा है वो भारत तक भी आएगी। ईरान से भारत कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ईरान में बम गिराएंगे, ईरान का एक बादल होता है, 3 दिन के बाद वो बादल चलते चलते भारत में आके राजस्थान और गुजरात में बारिश करके चला जाता है। तो ईरान में अगर इस तरह का कोई भी पागलपन ट्रंप साहब करेंगे, उसका असर भारत पर पड़ेगा, करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। अर्थव्यवस्था तो खैर, अर्थव्यवस्था तो जहां जानी थी जा चुकी,
आपने जिस दिन जय इजराइल और तय ईरान करके वहां पर फादरलैंड बोल के आए, उसी दिन आपकी अर्थव्यवस्था तो चौपट हो गई, क्योंकि उधर से जो गैस आना था वो बंद हो गया। आ भी रहा है तो बहुत महंगा आ रहा है, आने के लिए भी रोज आपको अब ईरान का हाथ से जोड़ना पड़ रहा है कि भैया एक छोड़ दो, एक टैंकर छोड़ दो। फादरलैंड बोल के आए थे इजराइल को, आज ग्रैंडफादर ईरान से रोज आप नमस्कार कर रहे हैं कि भैया एक टैंकर छोड़ दो, एक टैंकर छोड़ दो। तो आपको ये पूरे, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि ये उस हर व्यक्ति के लिए एक सभ्यता पिछले 25 30 50 सालों में इस दुनिया में बनी है, एक नई सभ्यता है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास टेक्निक है, जिसके पास पावर है, उसको लगता है मेरे पास जो पैसा है, मेरे पास जो टेक्निक है, मेरे पास जो पावर है, उससे मैं माइट इज राइट, मतलब जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, मैं किसी के ऊपर भी बुलडोजर चला सकता हूं, मैं किसी भी अब्दुल को मैं टाइट कर सकता हूं। ये जो आपकी विचारधारा है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति रहे जिसका प्रतिनिधित्व आज ट्रंप साहब कर रहे हैं, उनको ईरान सिखा रहा है, उनको ईरान उनके दिमाग का दही बना रहा है कि तुम इतना बोल जो रहे हो ना, आओ ना, लड़ो ना मुझसे, तुम इतना जो गरिया रहे हो। तो अब ट्रंप साहब के साथ दिक्कत यह है कि वो अगर ऑर्डर भी देते हैं किसी तरह का, हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में ट्रंप साहब के 8 8 जनरल हट गए। ट्रंप साहब की जो सबसे बड़ा बड़ा दो जहाज का बेड़ा था, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड और यूएसएस एब्राहम लिंकन, जो कि ईरान युद्ध के लिए उन्होंने भेजा था, उसके कैप्टन लोग, उसके कमांडर उस जहाज को लेके पीछे हट गए, क्योंकि उनकी जो सेना है ना, वो भी अब कह रही है कि ये युद्ध तो लड़ने लायक ही नहीं है, ईरान ने कोई आपके ऊपर हमला किया नहीं, ईरान से आपको क्या प्रॉब्लम है, ईरान को इसराइल से प्रॉब्लम हो सकता है, आपको, आप इसमें क्यों फंसे हुए हो। तो मेरे ख्याल से दिक्कत ट्रंप साहब की, ये जो आप ट्वीट बता रहे हैं ना, ये फ्रस्ट्रेशन ये बता रहा है कि ट्रंप साहब के पास कोई बम गिराने का बटन उनके पास नहीं है, और वो जिसको बोल रहे हैं बट बम गिराने के लिए, वो भी कह रहा है कि मैं नहीं गिराऊंगा, उनके 8 8 जनरल उनका साथ छोड़ दिए हैं। तो मेरे ख्याल से इसी कारण से ट्रंप साहब विक्षिप्त हैं। ईरान इसका बहुत अच्छा फायदा उठा रहा है, वो कह रहा है कि तुम इतना विक्षिप्त क्यों हो भैया, टाइगर, कूल डाउन टाइगर। ऐसा आपने ही अभी कुछ बताया कि उसके ईरान के किसी एक दूतावास ने तो यहाँ तक लिखा कि टाइगर काहे इतना गर्म हो रहे हो। मतलब जो सोचिए, जो आदमी पहले से विक्षिप्त है उसको कह रहा है अरे यार ठंडा हो जाओ, काहे काहे पागल को कहिए तुम काहे पागलपन कर रहे हो, तो उसका पागलपन तो और चढ़ेगा ना। नहीं मतलब राजदीप। ईरान इसको ना, हाँ, ईरान ईरान इनको एक्चुअली ईरान और ज्यादा ट्रंप साहब को उकसा रहा है। अब समझ लीजिए, सीधा सीधा बात है कि ईरान अब उकसा रहा है ट्रंप साहब को। बिल्कुल। एक ट्वीट और ले लेते हैं, राजदीप सरदेसाई का है, जो अभी 52 मिनट पहले उन्होंने लिखा है, ये जो ट्रंप का गाली गलौज वाला ट्वीट है उसी पे उन्होंने लिखा है, अपना डॉन्स ईस्टर मैसेज, ओपन द स्ट्रेट्स यू फकिंग बास्टर्ड्स, व्हेन द यूएस प्रेसिडेंट टॉक्स लाइक दिस इट्स नॉट स्ट्रेंथ, इट्स जस्ट एंगर designed it seems to keep markets on edge every Monday morning. The world needs sense, not shouting at this critical juncture. This is not leadership, it's more a meltdown Trump style. ये बात राजदीप ने लिखी है। तो अब ये जो मार्केट से जुड़ा हुआ खेल है, ये क्या मार्केट्स के लिए इतना गुस्सा दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, देखिए भाई मेरी हिम्मत अभी भी है, मैं इनको माँ बहन की गाली बक सकता हूँ, क्या ये बाजार को इन्फ्लुएंस करने के लिए माँ बहन की गाली डोनाल्ड ट्रंप ने बकी है? नहीं नहीं, अगर बाजार को करने के लिए करते तो अमेरिका दुनिया भर का बाजार, अभी आज इतवार है, बंद है। दुनिया भर का बाजार, सबसे पहला बाजार खुलता है न्यूजीलैंड का, वो खुलेगा भारत के समय से सुबह 3:30 बजे। तो इनको अगर बाजार के दृष्टि से करना होता तो आज सुबह, मतलब देर रात 2 बजे 3 बजे करते। ये बाजार के लिए नहीं किया गया। ये सच में मैं कह रहा हूँ ना, ईरान ने इनका दिमाग का दही कर दिया है। अब वो दही भी गल के मट्ठा, दही होने के बाद ना उसको मथना शुरू किया ऐसे ऐसे, अब वो दही भी नहीं रहा, वो मट्ठा बनते जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये, और पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि अब बाजार भी ट्रंप साहब के कहने के अनुसार ऊपर नीचे नहीं होते, क्योंकि बाजार को भी पता है कि ट्रंप साहब कुछ भी बोल रहे हैं। तो ट्रंप साहब का बाजार के ऊपर ये कंट्रोल नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि क्या ये बाजार को कंट्रोल करने के लिए है, मेरा मानना है कि ये ट्रंप साहब खुद ही अपना मानसिक कंट्रोल छूट गया है, उसका ये उदाहरण है। और इसका पूरा का पूरा श्रेय ईरान को जाता है। ईरान ने इस खेल को पूरा से समझ लिया है कि सबसे पहले ट्रंप साहब को ना, अपनी जो इनकी हेकड़ी है ना, वो हेकड़ी तब खत्म होगी जब इनका दिमाग खराब होगा। इनका दिमाग खराब करो ताकि ये कुछ अंट शंट कर दें। जब अंट शंट करेंगे ना, तभी दुनिया में काफी सारे लोग जो हैं, जिनको लगता है कि जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस होती है, मैं किसी को भी टाइट कर सकता हूं, किसी के ऊपर भी बुलडोजर चला सकता हूं, किसी के ऊपर भी बमबारी कर सकता हूं। वो जो आपकी जो हवस टाइप की एक है कि मैं ताकतवर हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, वो जो आपकी हेकड़ी है वो तभी कम होगी जब अपने ताकत का आप बेजा इस्तेमाल करेंगे, आप कोई गलत काम करेंगे। क्योंकि जैसे ही ट्रंप साहब कोई गलत काम करेंगे,
किसी तरह का, क्योंकि युद्ध होता है, दुनिया भर में युद्ध होता है, युद्ध के नियम होते हैं। युद्ध में आप कहीं पर भी नागरिकों के ऊपर बमबारी नहीं कर सकते, स्कूल को नहीं गिरा सकते, अस्पताल को नहीं गिरा सकते, पानी के संयंत्र को खराब नहीं कर सकते, बिजली पे नहीं गिरा सकते। ये सब आप अगर करते हैं तो वो वार क्राइम होता है। वार क्राइम क्या होता है? 1945 में नाजी लोगों का, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद काफी सारे लोगों के ऊपर, जर्मनी के नेताओं के ऊपर, उनके प्राइम मिनिस्टर या वहां के जो जर्मनी के राष्ट्रपति थे, हिटलर को तो छोड़ के जितने भी लोग थे, 20 लोगों को शायद फांसी दी गई। उसी तरह से टोक्यो में ट्रायल हुआ था, जापानी लोगों को दी गई। तो ये अमेरिका, और हमें पता है कि पिछले 35 दिनों में, ठीक है, ईरान के साथ अमेरिका का कोई मतभेद हो सकता है, युद्ध लड़िए, वहां की सेना को खत्म कीजिए। आपने मीनाब में 162 बच्चों के स्कूल के ऊपर काहे बम मार दिया? ईरान के यूनिवर्सिटी पर काहे बम मार रहे हो भैया? ईरान का एक जहाज है, वो बेचारा भारत आया हुआ था परेड करने, लेफ्ट राइट करने के लिए कदम ताल कर रहा था, उसको आपने जब 160 लोगों लेकिन को आपको मार लगता दिया। है कि व्हाइट हाउस, आप पुल तोड़ नहीं, रहे हैं, तो आप जो वार जो क्राइम कर रहे हैं ना, तो ये वार क्राइम बिल्कुल, करवा रहा है, ईरान इनको उकसा रहा है कि तुम हाँ, वार क्राइम करो, उसके बाद पूरी दुनिया आपके ऊपर चढ़ेगी। आप भले होंगे बहुत बड़े तीसमार खां, लेकिन अगर पूरी दुनिया चढ़ गई ट्रंप साहब के ऊपर कि आपने वार क्राइम किया है, तो बच के जाना मुश्किल होगा इनको। बिल्कुल। इनको नहीं, बहुत मुश्किल होगा। अब ये जिस तरीके का बैकलैश ये गाली गलौज के बाद ट्रम्प के सोशल मीडिया पर आ रहा है, आपको लग रहा है कि व्हाइट हाउस ये कह सकता है कि नहीं भाई ये अनरियलिस्टिक है? कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि इतना ये अनरियल है कि ग्रॉक भी इस पर जवाब नहीं दे रहा है कि भाई ये ट्रम्प ने अपने पोस्ट में क्या लिख दिया है, जो ये गाली और गाली की भाषा जो लिखी है। क्या व्हाइट हाउस इसको रिजेक्ट कर सकता है कि नहीं भाई डोनाल्ड ट्रम्प ने तो ऐसा लिखा ही नहीं है? हाँ, मेरे ख्याल से व्हाइट हाउस भी, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ट्रंप साहब जो भी ट्रूथ सोशल पर डालते हैं, व्हाइट हाउस अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे या ऑफिशियल अपने फेसबुक या ट्विटर हैंडल पे उसको चला देता है। अभी तक इस चीज को उसने नहीं चलाया है, क्योंकि व्हाइट हाउस में भी जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी तो लग रहा है कि ये गाली गलौज, महिलाएं भी होंगी, स्वाभाविक है कि वहां पर महिलाएं भी होंगी, इसमें तो सीधे सीधे माँ की गाली दे रहे हैं, इसका मतलब किसी महिला के चरित्र के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। कि कोई भी राष्ट्रपति, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर गाली गलौज में माँ की गाली किसी को देता है, इसका मतलब आपने पूरा का पूरा महिलाओं के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाया। तो अमेरिका में भी तो व्हाइट हाउस में जो कंप्यूटर लेके बैठे होंगे, फेसबुक चलाने वाले व्हाइट हाउस का जो क्लर्क होंगे या फेसबुक सोशल मीडिया टीम होगी, उसमें भी तो महिलाएं होंगी। वो भी सोचेंगी कि ये किस तरह का मेरा मालिक है, मेरा बॉस किस तरह का है कि महिलाओं को गाली दे रहा है। तो मेरे ख्याल से हमें ये बता रहा है कि ट्रंप साहब काफी विक्षिप्त हैं। उनको वो हॉर्मूज हॉर्मूज के चक्रव्यूह में असल में वो फंसे हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हॉर्मूज खुला है या बंद है। उनको लग रहा है ईरान ने बंद किया। जब जब वो कहते हैं ईरान को कि तुमने हॉर्मूज बंद किया, तो ईरान कहता है कि आप ही तो बोले थे कि हाँ, आपका 20 जहाज हमने छोड़ दिया था। आप बोलते हैं हॉर्मूज खुला है, तो ईरान बोलता है कि हॉर्मूज तो बंद है। तो अब ईरान कह रहा है कि हॉर्मूज खुला है या बंद है मेरे हाथ में नहीं है, आपके दिमाग में है। ये कह रहा है, ईरान कह रहा है कि देखिए हॉर्मूज बंद है या नहीं ये मेरे हाथ में नहीं है, आपके दिमाग में है। आपको अगर लगता है खुला है तो खुला है, आपको अगर लगता है बंद है तो बंद है। तो ये लेकिन ट्रम्प साहब को ये ना, ये एक बहुत अजीबो गरीब, एक क्या कहते हैं, पहेली में उसने फंसा के रख दिया है। मैं बस एक आखिरी सवाल करूंगी कि आज इस भाषा का इस्तेमाल जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है अपने ट्रूथ सोशल में, यू फकिंग बास्टर्ड्स, यू ओपन द स्ट्रेट्स और फेस द हेल, इस तरीके की भाषा, अब मुझे अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी के सारे उन भाषणों को अगर मैं याद करूं, चाहे उन्होंने कपड़े से पहचाने जाए या इतनी जोर से अमित शाह का करंट लगे कि शाहीन बाग पहुंचे, ये सारे जो स्पीचेस और भाषण है ये तो बहुत ज्यादा सभ्य लग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट के आगे। देखिए, मेरे ख्याल से सभ्यता तो वो भी नहीं है। आप किसी को भी देखिए, सीधी सी बात होती है कि किसी को भी आप उकसाना जो होता है, मुझे भी पता होता है, उसको इंग्लिश में इनुएंडो बोला जाता है। इनुएंडो मतलब आप किसी को उकसाने वाली भाषा बोल रहे हैं, सामने वाले को समझ में आ रहा है, आप उसका आधा पोर्शन सामने में बोल रहे हैं ताकि वो बाकी बात को पूरी करे। तो मेरे ख्याल से इस मामले में मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है कि खास करके पिछले 10-12 साल में, जब से भारत में भाजपा सत्ता में आई है, तब से भाषा का जो स्तर है, राजनीतिक छोड़ दीजिए, समाज में भी, सभ्य लोगों के बीच में भी जो भाषा का स्तर है, आप व्हाट्सएप पे देखिए, आप व्हाट्सएप पे जाइए,
किसी से भी आप अगर किसी आप फैमिली ग्रुप में हैं या किसी दोस्तों के ग्रुप में हैं, अगर किसी ने कोई एक पोस्ट डाला और आप अगर आपका विचार उससे थोड़ा भिन्न है, आप उस पर डालिए, तुरंत आपके ऊपर गाली गलौज आ जाती है। हम लोगों को भी आती है। ट्विटर पे जाइए, क्या आपको आपको रोज आप जब यूट्यूब पे कार्यक्रम वगैरह करती हैं, आपके खिलाफ कमेंट्स नहीं आते क्या? कमेंट्स आते हैं, पहले भी आते थे, लेकिन उसका जो स्तर है वो बहुत नीचा हो गया है, जिसको भद्दा बोला जाता है, जिसको जिसको रद्दी भाषा बोली जाती है, उस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। तो मूल रूप से फिर से मैं कह रहा हूं, ये सब चीज जाती है कि पिछले 50 एक साल में दुनिया भर में एक नई सभ्यता ने जन्म लिया है। वो कहीं की भी हो सकती है। उसको लगता है कि अगर मेरे पास पैसा है, अगर मेरे पास पावर है, और मेरे पास अगर टेक्नोलॉजी है, ये तीन चीज अगर मेरे पास है, तो मैं किसी को भी कुछ भी, मेरे शौखून माफ हो जाते हैं। मैं इतना ताकतवर हूं कि मैं कुछ भी करूंगा, मैं निकल जाऊंगा। ये सिर्फ, और ये ट्रंप साहब ना इस चीज के वो एक तरह से क्या कहते हैं, सिरमौर हैं, ये इसका मुकुट है। ट्रंप साहब अपने आप में कुछ नहीं है। वैसे लोग भारत में भी हैं, हो सकता है मेरे अंदर भी उस तरह का थोड़ा बहुत चरित्र हो कि मेरे पास भी ज्यादा पैसा आ जाए, मेरे पास भी ज्यादा पावर आ जाए, मेरे पास भी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ जाए, तो लगता है अरे दुनिया कर लो, दुनिया मुट्ठी में, जिसको आए ना इसको फलाने को टाइट करेंगे, उस पर बुलडोजर चलाएंगे, उधर एसआईआर कर देंगे, इसको जय कर देंगे, उसकी तय कर देंगे। ऐसा जो भाषा का इस्तेमाल होता है, जिसका कि यथार्थ से, आपके रोजमर्रा के जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है, वो जो भाषा का इस्तेमाल शुरू हो गया है, उनको लगता है कि मैं धमकी दे दूंगा तो मेरा सब काम हो जाएगा। उसको ईरान आज चैलेंज कर रहा है कि आपके अगर अगर सच में ताकत है ना, तो बोलना बंद कीजिए, करके दिखाइए ना। आप अगर इतना कह रहे हैं कि आप बम मार सकते हैं, तो मंगलवार तक इंतजार काहे कर रहे हैं? आज ही बम मारिए, शुरू कीजिए। तो वो ये जो है ईरान, मेरे ख्याल से सिर्फ ट्रंप साहब को नहीं, अपने आप में एक सभ्यता है जो कि दुनिया भर की एक जो नवीन सभ्यता है, जिसको लगता है कि माइट इज राइट, जिसको लगता है कि मेरे पास सत्ता है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास अगर टेक्नोलॉजी है, मैं किसी के ऊपर भी अपना जुल्म ढा सकता हूं। इस तरह की जो मानसिकता है, इसको ईरान सिखा रहा है कि अगर तुमको ऐसा लगता है और मैं कह दूं कि आओ मेरे ऊपर जुल्म ढा के दिखाओ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक छोटी सी कहानी से खत्म कर देता हूँ। भारत में एक बहुत बड़े आचार्य संत हुए थे, आचार्य विनोबा भावे। उन्होंने एक कहानी कही थी कि एक राक्षस ने ना एक आदमी को बंधक बना लिया था, अपनी गुफा में रखता था, और रोज वो आदमी से बहुत सुबह से शाम तक मेहनत करवाता था, उससे चाकरी करवाता था। वो आदमी थक भी जाता था तो उससे काम करवाता था। ऐसे कई साल चला। एक दिन वो राक्षस ने कहा ये काम करो। आदमी बोला देखो मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा। तो उसने कहा देखो नहीं करोगे तो मैं तुमको खा जाऊंगा। आदमी बोला मुझे खा जाओ, अब क्या करोगे? अब जैसे ही आदमी ने बोल दिया मुझे खा जाओ, अब राक्षस के सामने समस्या आ गई कि इसको खा जाऊंगा तो मेरा काम कौन करेगा? तो ये है, आज ईरान ने वो किया है कि ये जो ट्रम्प साहब रोज बोलते थे ना मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तो ट्रम्प साहब, ईरान बोला अच्छा कर दो, बहुत बोल रहे हो ना, करके दिखा दो। अब ट्रम्प साहब को समस्या आ गई है कि करते हैं तब भी फंसते हैं, लेकिन नहीं आपको लग करते रहा हैं है, तब भी फंसते आपको हैं। लग रहा है, बस ये आखिरी सवाल है कि आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब उस हद तक जाएंगे जहां पर वो सारे पावर प्लांट्स और ब्रिज कोलैप्स करने की कोशिश वो करेंगे मंगलवार को, जिस तरीके से वो चेतावनी दे रहे हैं? इसके पहले उन्होंने 48 घंटे का मोहलत दी थी ईरान को। ईरान ने कहा वो सब कुछ नहीं मानेंगे, भाड़ में गया आपका 48 घंटा। अब ये एक नई धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ओपन द फकिंग हॉर्मोज स्ट्रेट और यू फेस द हेल। इसको नहीं, कैसे देखा जाए मेरे जी। मेरे ख्याल से दो में से एक होगा। या तो अमेरिका में जो ट्रम्प साहब के अलावा जो समझदार, ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका का हर आदमी ट्रम्प साहब जैसा है। अमेरिका के आसपास ट्रम्प ट्रम्प साहब के आसपास भी उनके जो सलाहकार हैं, उनके जो जनरल हैं, वो सब या तो इस चीज को उनका दिमाग ठिकाने लगाएंगे कि आप जो ये ईरान की गलतफहमी में थे उस चीज से निकलिए। तो या तो वो ठिकाने लगाएंगे उनका दिमाग कि भैया ये सब चीज होने वाला नहीं है। और उसके बाद आप देख सकते हैं, बहुत संभव है कि 48 घंटे होते होते ट्रम्प साहब बोले कि मेरी धमकी से ईरान मान गया, और मैं हम और वो डील कर रहे हैं। वो डील इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने उनको माँ बहन की गाली दी है, भी वो बोल सकते हैं। लेकिन होगा ये कि मेरे ख्याल से उनके जो सेना है, ट्रम्प साहब के जो जनरल हैं, वो सब उनको समझाएंगे कि आप जो करना चाह रहे हो, वो कहीं से भी मतलब आपके लिए फायदेमंद है। मतलब वो कहीं विनाश का, वो सीधे सीधे विनाश की ओर ले जा रहा है। वो आपका भी विनाश हो जाएगा, दुनिया भर का विनाश बिल्कुल होगा, आपको बिल्कुल। फायदा नहीं है। इसीलिए इससे एक एग्जिट रूट निकालने की कोशिश कीजिए। और वो एग्जिट रूट हो सकता है, मुझे नहीं पता लेकिन कैसा कैसा एग्जिट रूट होगा, क्योंकि एक जो आपने बात बताई हल्के से, लेकिन वो भी गंभीर बात है। अगर ईरान और ओमन ये दोनों मिलके कह रहे हैं
कि हम दोनों बातचीत कर रहे हैं और हॉर्मूज, क्योंकि हॉर्मूज जो है, हॉर्मूज के बारे में एक तकनीकी रूप से बता देते हैं कि दुनिया भर में नियम होता है कि कोई भी देश होता है, उसके समुद्र तट से 12 नॉटिकल माइल, 12 मील की जो दूरी है, पानी जो समुद्र का पानी होता है वो उस देश की जमीन मानी जाती है। तो ट्रम्प साहब का कहना है कि जो हॉर्मूज की खाड़ी है, हॉर्मूज का जो रास्ता है, वो ईरान के 12 किलोमीटर से बाहर है, इसीलिए वो अंतरराष्ट्रीय पानी है, इंटरनेशनल वाटर है, इसीलिए वहां पर ईरान उसको कब्जा नहीं कर सकता। तो ईरान अभी तक तो कुछ दूसरा कर रहा था, आज ईरान ने चालाकी कर दी। उसने देखा कि कुल मिला के जो हॉर्मूज की सबसे संकरी जगह है वो 21 मील की है, 21 मील चौड़ी है। 21 मील मतलब ऊपर मतलब उत्तर उत्तर में ईरान है और नीचे का जो दक्षिणी छोर है वो ओमान है। तो अगर 12 इधर और 12 इधर मिलाते हैं तो 24 होता है, तो 24 से कम है, 21 है। मतलब आधा ओमान का है और आधा ईरान का है। इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय पानी नहीं है। जब अंतरराष्ट्रीय पानी नहीं है, आधा ओमान का है और आधा ईरान का है, तो बिल्कुल। ईरान कह रहा है कि मैं और ओमान बात कर रहे हैं और हॉर्मुज की खाड़ी तो खुली हुई है, आप आइए हमसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए, जाते समय मुझे चुंगी दीजिए, आते समय ओमान को दीजिए, क्योंकि आधा आधा हमारा उसका है, आधा बिल्कुल रोड आपका बिल्कुल। है। रोड का ये हिस्सा मेरा है, ये नीलू जी, रोड का वो हिस्सा आपका है। इधर से जो गाड़ी जाएगी उसका टोल टैक्स मैं लूंगा, उधर से जो गाड़ी लौटेगी उसका टोल टैक्स तुम ले लेना। तो बिल्कुल ऐसा ऐसा ईरान इनको एक पहेली में, क्या कहते हैं, दिमागी क्या कहते हैं, एक तरह से गांठ में फंसा दिया है। बिल्कुल। इस चीज बिल्कुल से निकलना ट्रम्प साहब को मुश्किल है, लेकिन साथ साथ वो रास्ता भी दिखा रहा है। मेरे ख्याल से ट्रम्प साहब के जो उनके मार्गदर्शक हैं या जो भी थोड़े समझदार लोग बचे होंगे, वो उनको बताएंगे कि भैया अच्छा रास्ता है, ये लेके खत्म करो, निकल जाओ, नहीं तो इस चीज में फंसोगे तो कहीं के रहोगे नहीं, क्योंकि स्वाभाविक है कहीं के रहने वाले नहीं है, बड़ी समस्या हो गई है उनके लिए। बिल्कुल। अब देखिए क्या होता है मंगलवार को। और अभी कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि हो सकता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसको लेकर श्योरिटी नहीं है। लेकिन अब यहाँ भारत में तो रात हो रही है और अमेरिका में सुबह हो रही है, तो अब सुबह होते होते उनकी, ट्रम्प साहब की खोपड़ी कैसे घूमती है, क्या बोलते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये देखना होगा। लेकिन इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।